आज हम लोग पढ़ेंगे एसएस का लेसन नंबर 9 पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी। ठीक है। अब इसमें 18th सेंचुरी में यहाँ पर हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मुगल्स में कौन आए, कब आए, उन्होंने क्या किया। ठीक है, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को किस तरह से रंग रूप दिया और कैसे अपने कंट्री को वो लोग रूल कर रहे थे। राइट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सी, the 18th century in India was marked by many political upheavals. After the death of Aurangzeb in 1707 AD, India was divided into many smaller states. Let us study about it. ठीक है, यहाँ पर 18th century जो है वो मार्क किया जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल्स अप्स एंड डाउन्स हुए थे, बहुत सारी स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी देखी गई थी। और औरंगजेब की डेथ के बाद, औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? इन 1707 AD में। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो छोटे छोटे राज्यों में वो बदल गए थे, क्योंकि सब ने अपने अपने जहाँ जहाँ पे जिसका पावर चला उन लोगों ने अपना रूल बना लिया, वहाँ पर उसको कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद वो उन्होंने अपनी जगह बना ली। हम यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, देखो ये है इंडिया ऑफ 18th सेंचुरी। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे हमको दिखाई दे रहे हैं स्मॉल स्टेट्स, जैसे लाहौर। लाहौर उस समय पे इंडिया का ही हिस्सा था, है ना। लाहौर, सिख, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अवध, लखनऊ, आगरा, गलियारा, मालवा, गुजरात, भोपाल, बड़ौदा। अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो मुर्शिदाबाद, बंगाल, और आउटर बाउंड्री में हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल जो आज भी हमें देखने को मिलता है। मराठा जो पुणे में है, राइट, मराठा में पूना है। ओके, और ये सारा जो है वो अरेबियन सी है जो यहाँ गुजरात को और मुंबई को टच करते हुए, पूरे महाराष्ट्र को टच करते हुए ये जाता है। और यहाँ है, अगर हम नीचे जाते हैं साउथ में तो हमें दिखता है ये हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद है। और यहाँ पर ये जो है ये सब केरला का हिस्सा है। और यहाँ जो ये हमें सी दिखाई दे रहा है, ये पूरा सी जो है हम आज जो देखते हैं मैप में, सेम वैसा ही है। जैसे अरेबियन सी यहाँ वेस्ट से शुरू होता है, धीरे धीरे वो साउथ में जाता है। यहाँ पे लक्षद्वीप है जो इंडिया का ही हिस्सा है। और ये जो आपको छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं ये आइलैंड है। ओके, आइलैंड आपको पता है जो चारों तरफ से पानी होता है और बीच में लैंड एरिया होता है, जमीन का एरिया होता है, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड है और ये इंडिया का ही हिस्सा है। हम साउथ में जाएंगे और नीचे तो हमें दिखाई देगा ये सब जो है इंडियन ओशन है। और हमारी कंट्री से जस्ट लग कर एकदम पास में जो है श्रीलंका नाम की कंट्री है। श्रीलंका आप देख सकते हो बहुत ही छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं। ओके, इससे ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है वो। और यहाँ जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमें दिखाई देता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो यहाँ पर ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको दिख रहा है ये भी आइलैंड्स है। बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, तकरीबन 150 से ज़्यादा आइलैंड्स यहाँ पर हैं। ओके, और हम जब ऊपर की तरफ जाते हैं ईस्ट की तरफ तो हमें दिखाई देता है ये बे ऑफ बंगाल है जिसे हम गल्फ कहते हैं। ओके, तो ये हमारे 18th सेंचुरी का है। थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हुआ है। इस मैप में हमें ये बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी में छोटे छोटे राज्यों में बहुत सारे स्टेट्स बदल चुके थे। ओके, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी। औरंगजेब ने बहुत सारा अपना जो एरिया था उसे कैप्चर कर रखा था, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही बोल्ड थे, उनकी आर्मी बहुत ही स्ट्रांग थी। जहाँ जहाँ जाते थे ज़्यादातर वो जीत कर आते थे और वो एरिया को अपने नाम कर लेते थे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो था उनके हाथ में था। और उनकी डेथ होने के बाद जो उनके एसेंडेंट आए, मतलब उनके जो बच्चे आए, वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पास से किसी और राजा ने छीन लिया लड़ाई करके और वो अपने राज्य बनाने लगे। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में ये बदल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या बता रहे हैं, द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था और कैसे उसने अपने हाथ से सारी बागडोर दूसरे को दे दी। सी, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, अ सुल्तान नेम्ड बहादुर शाह केम टू द मुगल थ्रोन and established peaceful relations with the Rajput and the Maratha kingdom। ठीक है, औरंगजेब जो थे वो मुगल डायनेस्टी के थे। उनके मरने के बाद उनका बेटा सुल्तान, जो जिसका नाम था बहादुर शाह, वो मुगल थ्रोन पर आए और उन्होंने
लड़ाई ना करके आसपास बहुत ही शांति का माहौल बनाए कर रखा उन्होंने। और राजपूत और मराठा किंगडम के साथ उन्होंने काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो इतने ज़्यादा बोल्ड नहीं है, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि इन लोगों को हरा सके जितने के उनके औरंगजेब थे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि हम लड़ाई से ना सही, लेकिन हम शांति के दूत बनकर हम शांति से रहेंगे और लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को मदद करेंगे, तो लोग जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे और हमारा जो राज्य है वो भी चलता रहेगा और उनकी जो सल्तनत है वो भी उनके हाथ में रहेगी, जो पॉलिटिक्स है वो भी उनके हाथ में रहेगा। इस वजह से उन्होंने शांति बनाए रखना ही ज़्यादा अच्छा समझा। However, he plotted inheritance war between Marathas also. ठीक है, प्लॉटेड का मतलब होता है खराब प्लानिंग करना। प्लान करना का मतलब होता है कि कोई अच्छे काम के लिए योजना बनाना, जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, लेकिन खराब काम के लिए जब कोई योजना बनाता है तो उसको प्लॉट कहा जाता है। तो बहादुर शाह ने प्लॉटिंग तो की, किसके बीच में की? इनहेरिटेंस वॉर बिटवीन मराठास, यानी मराठास के अंदर जितने भी उनके भाई भतीजे और बच्चे थे उन लोगों में लड़वाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे प्लॉटिंग किए थे, बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे कि चलो हम इनको लड़वा दें, उनको लड़वा दें, ये लोग आपस में लड़ेंगे तो फिर इनके टुकड़े हो जाएंगे और इनके राज्य के अगर टुकड़े होंगे तो इसका मुझे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने प्लॉटिंग करना किया था। इन हिज टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह, सिख बहादुर बंदा बहादुर रिवॉल्टेड, सरदार बंदा बहादुर रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। जब गुरु गोविंद की डेथ हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह जो होते हैं वो पंजाब में होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो सिख सरदार जो होते हैं जिनका नाम होता है बंदा बहादुर, तो उन्होंने मुगलों के खिलाफ रिवॉल्ट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुगल हमारी कंट्री में रहें, मुस्लिम हमारी कंट्री में रहें, एटलीस्ट हमारे रीजन में ना रहें। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मैप में लाहौर, सिख और ये पानीपत, ये सब करीब करीब ये सब पंजाब में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुगलों का राज्य था। अब ये नहीं चाहते थे, बाबा जो बंदा ये थे वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से ये जो है इनके हाथ में रहे। बंदा बहादुर जो थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुगल हमारे यहाँ लाहौर पे, सिख पे और पानीपत पे राज करें, तो उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया। रिवॉल्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटाने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेशन चलाना, पूरी कंट्री के लोगों को लेकर, सिविलियंस को लेकर एक बहुत बड़ा झुंबेश चलाना, जिसकी वजह से इन लोगों पर असर हो और ये हमारा राज्य छोड़कर चले जाए। तो सरदार बंदा बहादुर ने ये काम किया था। ओके, अब देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह इन 1712 AD, जहांगीर शाह केम टू द थ्रोन। अब बहादुर शाह की भी डेथ हो जाती है 1712 में, तो उनके बाद आते हैं जहांगीर शाह, ये आते हैं। ठीक है, इन 1713 AD ही वॉज ओवरथ्रोन बाय फारूक सियार। अब 1713 में जब जहांगीर शाह आते हैं तो सिर्फ 1 साल तक मुश्किल से राज्य कर पाते हैं, और उसके बाद फारूक सियार जो होते हैं ये इनके ऊपर अटैक करते हैं और उनको गद्दी से उतार देते हैं और अपने नाम पर वो गद्दी कर लेते हैं। At this time, 2 brothers known as सैयद ब्रदर्स dominated the empire। और उस समय पर 2 भाई थे, सैयद ब्रदर्स उनको कहा जाता था। यही सैयद ब्रदर्स जो है इन एम्पायर पर पूरा उनका राज्य हो चुका था। They removed the फारूक सियार from the throne and made मोहम्मद शाह the king। अब यहाँ पर जो होते हैं सैयद जो होते हैं वो फिर से मुस्लिम होते हैं, तो मुस्लिम लोगों ने फिर फारूक सियार के ऊपर हमला किया, उनको हरा दिया, और उनको हराने के बाद उन्होंने राजा बना दिया, किसको? मोहम्मद शाह को। तो हम देख सकते हैं कि इनकी पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, 1 साल में भी बदले जा रहे हैं। मतलब कितनी इंस्टेबिलिटी आप देख सकते हो, बार बार थोड़े थोड़े समय पर इनमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जो जीत जाता है, जो पावरफुल होता है वो राजा बन जाता है। हम देख सकते हैं कि सिर्फ 1 साल के अंदर कितने सारे लोग आकर चले गए। पहले तो बहादुर शाह जो है 1712 में उनकी डेथ हो जाती है, तुरंत जहांगीर शाह आ जाते हैं थ्रोन पर, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं और फारूक सियार उस जगह पर आ जाते हैं, क्योंकि फारूक सियार ने जहांगीर शाह को उनके ऊपर बैटल किया, उनके साथ वॉर किया और लड़ाकर उनको हराकर वहाँ से हटा दिया। फारूक सियार आ जाते हैं, लेकिन फारूक सियार भी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते हैं। सैयद ब्रदर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो भी हार जाते हैं और फिर मोहम्मद शाह को राजा बना दिया जाता है।
ही रूल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो मोहम्मद शाह होते हैं ये थोड़े लंबे समय के लिए राजा रहते हैं, देखते हैं कब तक के लिए। ड्यूरिंग हिज टाइम नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया इन 1739 एडी। अब ये जो मोहम्मद शाह होते हैं ये तकरीबन 1713 में आए थे, राजा बने थे, और उसके बाद डायरेक्टली 1739 में नादिर शाह जो ईरान के राजा थे उन्होंने हमला कर दिया इंडिया पर, एंड हु गेव अ हैवी ब्लो टू द मुगल एम्पायर। और उन्होंने बहुत ही भारी तादाद में मुगलों को हराया था, बहुत जगह पे उन्होंने मुगलों को हरा दिया था। एंड शाह आलम सेकेंड हु केम टू द throne in 1759 AD was defeated by the Britishers in the Battle of Buxar and made a pensioner of the company। जब यहाँ पर मुगल एम्पायर आ जाते हैं तो शाह आलम सेकेंड आते हैं। शाह आलम सेकेंड 20 साल तक राज्य करते हैं, लेकिन बाद में वो ब्रिटिशर्स से हार जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में जाकर उन्होंने वॉर किया था इन्हीं शाह आलम के साथ, वहाँ पर हार जाते हैं और उनको एक पेंशनर बना देते हैं। पेंशनर मतलब कि उनके पास से पूरा राज्य उन्होंने ले लिया और ब्रिटिशर्स ने कहा आपका पूरा राज्य हमारा हो गया, आपको हम हर महीने कुछ पेंशन दिया करेंगे, कुछ पैसे दे दिया करेंगे जिससे आप अपना गुजारा कर लेना, लेकिन ये पूरा राज्य जो है वो हम अपने मर्जी से अपनी तरीके से चलाएंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 50 साल के अंदर काफ़ी लोग आए और गए। जो स्ट्रांग था फिजिकली वही उस समय पर राजा बनता था, राइट। एक दूसरे के ऊपर बार बार हमला कर देना, हरा देना, गद्दी छीन लेना, ये सब काफ़ी देखा गया था पिछले 50 सालों में। अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है। सी मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान, ये दो लोग होते हैं, एस्टेब्लिश्ड इन एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन बंगाल। हम यहाँ मैप में देख सकते हैं मुर्शिदाबाद, आप देख सकते हो ईस्ट में मुर्शिदाबाद बंगाल, ठीक है, ये पूरा बंगाल का हिस्सा है। यहाँ पर मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन बंगाल, इन्होंने अपने दम पर लड़ाई कर कर ये पूरे बंगाल को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जिसका नाम रखा उन्होंने बंगाल, ठीक है। इन 1757 AD सिराज उद दौला became the Nawab of Bengal. The Battle of Plassey took place between Nawab of Bengal and East India Company in 1757 AD. With the victory of this battle, the Britishers acquired the 24 Parganas. After the Battle of Plassey, Mir Jafar was dethroned and Mir Qasim was made the Nawab of Bengal. He fought the Battle of Buxar against the Britishers with the help of Nawab of Awadh and Mughal Emperor, but was defeated. This brought an end to the Nawab rule in Bengal, and the victory of this war established the rule of the British East India Company in Bengal. अब यहाँ पे बहुत बड़ा खेल होता है बंगाल में। बंगाल उस समय की मतलब कि हम कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी में सबसे बड़ी जगह मानी जाती थी, सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते थे, बहुत बड़ी एरिया थी और वहाँ पर बिजनेस और ट्रेडिंग बहुत अच्छा चलता था। तो सबकी जो निगाहें थी वो बंगाल पर रहती थी। अब 1757 तक तो हमने देखा कि तब तक तो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में एंट्री कर चुके थे। उनकी सबसे पहली एंट्री थी 1600 में, मतलब कि 17th सेंचुरी में, और 100 साल पहले हमारी कंट्री में आ चुके थे, लेकिन अभी तक उन्होंने पैर नहीं जमाए थे। धीरे धीरे वो पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया तो उन्होंने कुछ सालों तक राज किया। उसके बाद जो है 1757 में सिराज उद दौला आते हैं और वो बंगाल के नवाब बनते हैं, ठीक है। जब ये बंगाल के नवाब बनते तो ब्रिटिशर्स की नज़र बंगाल पे पड़ती है और वो चाहते हैं कि हम बंगाल को अपना कब्जा कर लें, लेकिन तब उनके पास ये नहीं था कि हम इनसे लड़ाई करें, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी बहुत ही स्ट्रांग थी और सिराजुद्दौला खुद भी बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग थे। वो ब्रिटिशर्स को हाथ भी नहीं रखने देते थे बंगाल में और ना ही उनकी कोई बात सुनते थे। उन्होंने उन्हें बिजनेस करने का तो मौका दिया ब्रिटिशर्स को, लेकिन उन्होंने कोई भी उनकी जगह पर कोई भी फोर्ट बनाने नहीं दिया ब्रिटिशर्स को। सिर्फ ये था कि वो बिजनेस कर सकते हैं लेकिन अपना परमानेंट कोई जगह लेकर वो खरीद नहीं सकते थे, कोई फोर्ट नहीं बना सकते थे, कोई बिजनेस सेंटर नहीं बना सकते थे। तो ये सब की वजह से बंगाल के जो सिराजुद्दौला जो है ब्रिटिशर्स की नज़र में चढ़ जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स जो होते हैं ये चाहते हैं कि सिराजुद्दौला को किसी भी तरीके से यहाँ से हटाना होगा, वरना बंगाल हमारे हाथ में कभी नहीं आएगा।
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सिराज उल दौला को हराना तो मुश्किल था, तो उन्होंने क्या किया, मीर जफर, यहाँ पर आप देख सकते हो मीर जफर, ठीक है। तो ये जो मीर जफर होते हैं वो सिराज उल दौला के कमांडर इन चीफ होते हैं, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन होता है, जो आर्मी का हेड होता है। सिराज उल दौला की जो आर्मी थी उनका जो हेड थे वो मीर जफर थे, और मीर जफर काफ़ी करीबी पर्सन थे सिराज उल दौला के। तो सिराज उल दौला को के हर एक राज को वो जानते थे, हर एक चीज़ को वो जानते थे, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, उनको एडवाइस भी देते थे, उनकी हर चीज़ को जानते थे। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम मीर जफर को खरीद लें और फिर सिराज उल दौला को हराया जा सकता है। अब मीर जफर को खरीदना इतना आसान नहीं था, लेकिन मीर जफर के मन में एक लालच थी कि वो बंगाल का नवाब बनना चाहता था। बस इसी चीज़ को ब्रिटिशर्स ने पहचान लिया, उसकी एक कमज़ोरी उनके हाथ पे लग गई और यही कमज़ोरी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया। मीर जफर को प्रॉमिस किया कि अगर तुम हमें सिराज उल दौला को हराने में मदद करोगे तो उनके हार जाने के बाद, उनके मरने के बाद हम आपको यहाँ का नवाब बना देंगे, यहाँ का मतलब बंगाल का, ठीक है। तो मीर जफर बहुत ही तैयार हो जाता है, तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में एक लालच था कि वो कभी ना कभी नवाब, बंगाल के नवाब बने। तो उन्होंने हाँ कर दी। अब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो प्लेसी एक जगह है, वहाँ पर वो लड़ाई करने के लिए सिराज उल दौला को बुलाते हैं। सिराज उल दौला भी बहुत ही बोल्ड होते हैं, बहुत ही ब्रेव होते हैं। वो कैसे पीछे हटते, क्योंकि उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग होती है। उन्होंने ये बैटल स्वीकार कर लिया और प्लेसी में जाकर, जो बंगाल से 35 किलोमीटर्स की दूरी पर था, वहाँ पर जाकर उन्होंने लड़ाई की। मीर जफर ने लड़ाई में धोखा दे दिया सिराज उल दौला को, और धोखे से उन्होंने सिराज उल दौला की हत्या करवा दी। ब्रिटिशर्स वहाँ पे सिराज उल दौला की हत्या कर देते हैं और फिर यहाँ पर मीर जफर को नवाब बना दिया जाता है। मीर जफर नवाब बनकर बहुत ही खुश होते हैं, और इस तरह से जब ब्रिटिशर्स जब बैटल ऑफ प्लेसी जीत जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो, हिस्ट्री में एक बार उन्होंने किसी राजा को हराया और अब ये पूरा बंगाल जो है वो हमारा हो जाएगा। क्योंकि मीर जफर को उन्होंने क्या बना रखा था, एक कठपुतली। नवाब तो वो रहेंगे, लेकिन सारे फैसले, सारे डिसीजन ब्रिटिशर्स लेंगे, उन्होंने ऐसा सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता क्या है, मीर जफर नवाब बनने के बाद पलट जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैं नवाब हूँ, मेरा बंगाल है, तो मैं अपने हिसाब से अपने बंगाल को राज्य करूँगा। और ब्रिटिशर्स को वो हाथ भी नहीं रखने देता है, सेम उसकी तरह जैसे सिराज उल दौला ने किया था। तो अब लोग, ब्रिटिशर्स को लगता है कि मीर जफर तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि मीर जफर को हटाकर हम किसी और को नवाब बना देते हैं, और मीर जफर को भी वैसे ही हराएंगे जैसे सिराज उल दौला को हराया था। लेकिन मीर जफर के जो जमाई होते हैं, उनकी बेटी का जो हस्बैंड होता है मीर कासिम, उसको वो लोग कब्जे में ले लेते हैं। उसको कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे फादर इन लॉ को हम हरा देंगे यहाँ पर, तो हम तुम्हें, मतलब कि मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना देंगे। मीर कासिम के मन में भी था कि चलो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा, क्यों ना मैं ससुर जी को हटाकर मैं खुद ही यहाँ का नवाब बन जाऊँ, ठीक है। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा। तो यहाँ पर वो जल्दी से तैयार तो नहीं होता है, मीर कासिम तैयार नहीं होता है इस चीज़ के लिए। तो क्या किया जाता है, मीर कासिम जो है वो अपनी दूसरी 3 लोगों को लेकर आता है, ठीक है। मीर जफर जो है वो डिथ्रोन कर दिया जाता है, और मीर कासिम जो है वो तैयार हो जाता है एक बार कि हाँ चलो ठीक है, हम करेंगे। और यहाँ पर जब मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है, मीर जफर को डिथ्रोन कर दिया जाता है, मतलब कि गद्दी पर से उतार दिया जाता है, ये कहकर कि तुम बहुत अच्छी तरीके से राज्य नहीं चला रहे हो। मीर कासिम हट जाता है, और मीर जफर हट जाता है और मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। अब मीर कासिम जब नवाब बन जाता है तो वो तो मीर जफर का भी बाप निकलता है, और मीर कासिम ये कहता है कि मैं नवाब बन गया हूँ तो मैं बंगाल को अपने तरीके से राज्य करूँगा, और मैं जो है आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। अब नवाब को, ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता है कि हमें मीर कासिम को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि मीर जफर ने, सिराज उल दौला ने नहीं बात मानी ब्रिटिशर्स की, तो उन्होंने मीर जफर की मदद ली और सिराज उल दौला को हटा दिया। मीर जफर जब नहीं माना तो मीर कासिम की मदद ली। अब मीर कासिम नहीं मान रहा है तो अब हमें इनके ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी और हमें मीर कासिम को भी रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम बंगाल को अपना बना सकेंगे, अपना राज्य यहाँ पर स्थापित कर सकेंगे। लेकिन होता क्या है कि मीर कासिम भी अपने 3 दूसरे फ्रेंड्स को, अलग अलग स्टेट के फ्रेंड्स को लेकर आता है और यहाँ पर लड़ाई करता है। बक्सर जो है
बिहार का और नॉर्थ का, जो उत्तर प्रदेश है और जो बिहार है उसकी बॉर्डर है, वहाँ पर जाकर मीर कासिम अपने तीनों फ्रेंड्स की आर्मी को लेकर लड़ाई करने जाता है। यहाँ से ब्रिटिशर्स भी अपनी लड़ाई करने के लिए जाते हैं। ब्रिटिशर्स के लिए स्पेशल आर्मी आती है साउथ से, जो रॉबर्ट क्लाइव ने भेजा था, और ये लोग मिलकर बक्सर जाते हैं और वहाँ पर मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि मीर कासिम हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। तो यहाँ पर एक और जीत हो जाती है ब्रिटिशर्स की, जिसको नाम दिया गया है बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ बक्सर और पहली लड़ाई थी बैटल ऑफ प्लेसी। ये दो जगह को ये जीतने के बाद ब्रिटिशर्स के मन में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और ये खुश हो जाते हैं, और इस तरीके से वो 3 जगह का अपने हाथ में रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक हक ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स विद द हेल्प ऑफ नवाब ऑफ अवध मुगल एम्परर बट वॉज डिफीटेड, है ना। यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी लोगों की मदद ली, लेकिन ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये जो कासिम है वो हार जाते हैं, और इस तरीके से बंगाल का जो रूल होता है नवाबों का वो ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है बंगाल की। और यहाँ पर वो बंगाल, उड़ीसा और आसाम, ये 3 जगह को कंबाइन अपने हाथ में ले लेते हैं, क्योंकि उस समय पर बंगाल में उड़ीसा, बिहार और आसाम ये सब कुछ जो है वो इनके अंडर में आ चुका था। सॉरी, बिहार नहीं, बंगाल, बंगाल, आसाम और उड़ीसा, ये 3 जगह जो है ये तकरीबन इधर आसपास ही आप यहाँ देख सकते हो। ये जो पूरे हिस्से में यहाँ पर ये तीनों ही जगह आ जाती है, और ये सब कुछ पहले बंगाल के ही पार्ट में था। तो इस वजह से ये बंगाल जो है काफ़ी बड़ा हो जाता था। आज तो हम लोग देखते हैं आसाम अलग स्टेट है, उड़ीसा अलग स्टेट है, बंगाल अलग है, ठीक है। लेकिन ये जब की बात हो रही है 18th सेंचुरी की, उस समय पर ये तीनों स्टेट एक ही स्टेट माना जाता था, बंगाल। तो जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिशर्स को मिल चुका था, और ये भी मिल गया था उनको, ये हक मिल गया था कि अब वो वहाँ के लोगों का रेवेन्यू भी इकट्ठा करेंगे। जो लोग खेती करते हैं तो खेती में से टैक्स लेंगे, क्रॉप्स जो भी उगते हैं वो क्रॉप्स में से भी उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रिटिशर्स के मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो फिर क्या करते हैं, वो अपने हाथ में ये चीज़ें ले लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेट्स की तरफ, जहाँ पे राजपूत स्टेट्स माना जाता था। तो आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, जयपुर वॉज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन राजस्थान। Raja Savai Jai Singh was efficient statesman, reformer, jurist and science lover. He founded the city of Jaipur. He was the great astronomer. He set up modern observatories in the Delhi, Jaipur, Ujjain and Mathura. And other important Rajput states were Jodhpur, Bikaner, Kota, Mewar, Bundi and Sirohi. ठीक है, अब यहाँ पर मुगलों का राज्य जब गिर जाता है तो जयपुर का एक मोस्ट पावरफुल स्टेट होता है राजस्थान। और राजस्थान क्यों बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर राजा सवाई जय सिंह जो होते हैं बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन होते हैं, और ये रिफॉर्मर होते हैं। रिफॉर्मर मतलब समय समय पर चीज़ों को बदलना, समय के हिसाब से चीज़ों को बदल कर उन्हें करंट पोजीशन में लाना। ज्यूरिस्ट मतलब एक बहुत ही अच्छे जज होते हैं, जो जैसा क्राइम करता था या फिर जो जैसी गलती करते थे वैसे उस तरह से उनको सुधारा जाता था, उनको मौका दिया जाता था, कई बार उन्हें पनिशमेंट भी दिया जाता था, उसमें भी वो काफ़ी एक्सपर्ट थे। और साइंस लवर थे, ठीक है, उनको साइंस बहुत पसंद था और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने राजस्थान में बनवाई थी। उन्होंने जयपुर नाम का एक शहर भी स्थापित किया था, और ये बहुत ही बड़े ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर मतलब कि जो स्पेस के बारे में जानते हो, जो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानते हो, उसमें भी उनको काफ़ी रुचि थी और उनको काफ़ी नॉलेज था। एंड ही मेड द मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज, उन्होंने मॉडर्न ऑब्जर्वेटरीज दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में बनवाया था। ऑब्जर्वेटरी मतलब एक तरह का जैसे साइंस पढ़ने के लिए लोग लेबोरेटरी बनवाते हैं और लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम उसी तरह से आकाश को पढ़ने के लिए, स्पेस को पढ़ने के लिए ऑब्जर्वेटरीज बनाई जाती है, जहाँ से बड़े बड़े दूरबीन रखे जाते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप रखे जाते हैं, जहाँ से वो लोग स्पेस को देख सके और वहाँ पे स्टडी कर सके। ठीक है, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट राजपूत स्टेट थे वो थे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी, सिरोही। ये सारे जो हैं ये सब राजस्थान के ही छोटे छोटे शहर हैं, और ये सब कुछ पर, ये सब जगह पर राजपूतों का राज चल रहा था। अब हम चलते हैं नॉर्थ में, जहाँ पर सिख एम्पायर थे। गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म इन 15th सेंचुरी। सिखिज्म
Sikhism is associated with the Guru tradition in which the 10th Gurus were born. The 10th Guru Gobind Singh united the Sikh and established the Sikh state. After Guru Gobind Singh, Banda Bahadur staged a fierce revolt against the Mughal Empire, and the Sikh were divided into 12 groups. Ranjit Singh, a powerful leader of Sukar Chakia clan, developed the Sikh Empire. He conquered Lahore, Amritsar, Kashmir, Peshawar, and Multan and established a vast territory of the Sikh Empire. His army consisted of the European generals and the soldiers. ठीक है, अब यहाँ पर जो गुरु नानक होते हैं 15th सेंचुरी में उन्होंने सिखिज्म एक नया रिलीजन बनाया था और इसमें बहुत सारे उन्होंने ट्रेडिशंस मतलब बहुत सारी परंपराएं उन्होंने एसोसिएट की थी और ये 10th गुरु थे। सिख गुरु नानक जो थे वो उनके सिखिज्म के 10th गुरु थे और 10th गुरु जो होते हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जो है उन्होंने सिखिज्म और सिख स्टेट को एक कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह और बंदा बहादुर के बाद उन्होंने एक रिवॉल्ट किया था मुगल के खिलाफ क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम्स लोग हमारे पंजाब में आए, हमारे नॉर्थ में आए और हम पूरे अपने अम्पायर को खुद ही रूल करें। वो लोग ऐसा चाहते थे और सिख जो थे वो 12 ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे। रंजीत सिंह जो थे वो बहुत ही पावरफुल लीडर थे और उन्होंने एक सिख एम्पायर अपने दम पर खड़ा किया था और लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान इन सब जगहों को उन्होंने जीता था और एक बड़ा सिख एम्पायर उन्होंने स्थापित किया था। और उनकी आर्मी जो थी हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ यूरोपियन जनरल्स एंड सोल्जर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने उस समय पर ब्रिटिशर्स ऑलरेडी आ चुके थे तो रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स की आर्मी का भी फ़ायदा उठाया था। उनको अपने यूरोपियन जनरल्स और सोल्जर्स की हेल्प ली थी उन्होंने और उसी हेल्प की वजह से वो आसपास के लोगों को अटैक करते थे और उनका जो भी एम्पायर होता था वो अपने नाम कर लेते थे। He made his army as modern as armies of Europe. In Lahore, he set up a cannon factory. He was religiously liberal. However, after his death, the Britishers annexed the Sikh Empire in 1849 AD. ठीक है, उन्होंने मदद जरूर ली थी ब्रिटिशर्स की लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को कभी भी अपनी जगह पर मतलब कश्मीर है, पेशावर है, मुल्तान है, ठीक है, पंजाब में किसी भी जगह पर उन्हें पैर नहीं रखने दिया था। अपनी आर्मी को एकदम स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाया था सेम वैसा जैसा यूरोपियन की आर्मी थी और उनके से काफ़ी मदद भी लेती लेकिन उनकी शर्त यही थी कि तुम लोग कभी भी हमारे पंजाब में पैर नहीं रखोगे, बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे लेकिन कभी भी अपनी कोई फैक्ट्री हमारे कंट्री में हमारे एम्पायर में नहीं लगाओगे, कोई रहने की जगह नहीं खरीदोगे और रहोगे भी नहीं। ठीक है, ये उनकी शर्त थी लेकिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद यानी जो रंजीत सिंह है उनकी डेथ के बाद पूरा सिख एम्पायर जो है ब्रिटिशर्स हथिया लेता है और वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। अब आते हैं मराठा एम्पायर पे। Chhatrapati Shivaji is at the forefront of the great rulers of 17th century. Shivaji created an independent state by troubling the Sultan of Bijapur, the Mughal Emperor Aurangzeb and Portuguese etc. ठीक है, शिवाजी जो होते हैं वो भी काफ़ी छत्रपति शिवाजी हमें पता है कि वो मराठा थे, है ना, मराठी थे और उनकी जो कहानियाँ हैं बहुत ही बोल्ड कहानियाँ हैं। उन्होंने 17th सेंचुरी के रूलर थे वो और उन्होंने एक अलग से अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना रखा था जहाँ पे सुल्तान मतलब कि जो मुस्लिम लोग यहाँ पर थे उन लोगों को उन्होंने यहाँ से भगा दिया था। न सिर्फ मुस्लिम को भगाया था लेकिन पोर्चुगीज़ भी कुछ यहाँ पर हमारी कंट्री में आए थे, उनको भी उनकी जगह से हटा दिया गया था। मतलब जो शिवाजी थे उन्होंने भी काफ़ी लड़ाइयाँ की थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई भी फॉरेनर आकर वहाँ रहे या अपना घर खरीदे या अपना ट्रेडिंग सेंटर वहाँ पर बनाए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने काफ़ी तकलीफ पहुंचाई बीजापुर जो कि मुगल एम्परर औरंगजेब थे और उन पोर्चुगीज लोगों को यहाँ से हराकर भगा दिया था। Under the leadership of Chhatrapati Shivaji, Marathas adopted guerrilla warfare in the south and he established an efficient, systematic and democratic regime for an independent state. Along with these achievements, Shivaji noble character and द जनरस पॉलिसीज वेर ऑल्सो इंक्लूडेड। अब शिवाजी ने अपनी जगह को तो काफ़ी सेव कर लिया था, फिर वो चले जाते हैं साउथ में लड़ाई करने जाते हैं और वहाँ पर गोरिल्ला वारफेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये गोरिल्ला वारफेयर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि लड़ाई करनी है तो थोड़ी तरकीब से करना है।
अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आमने सामने हथियार लेकर ही एक दूसरे को लड़ाई कर सकते हैं, काट मार सकते हैं। उनकी एक तरकीब थी कि जब उन्हें लगता था कि अब तो हम लोग सामने दुश्मन के साथ नहीं जीत पाएंगे या हम हार जाएंगे या हमारी आर्मी को तकलीफ पहुंचेगी, तो वो क्या करते थे, वो जंगलों में छुप जाते थे, पहाड़ों में छुप जाते थे और सामने वाला जो दुश्मन होता था वो उन्हें ढूंढता ही रहता था और ढूंढने पर अगर नहीं मिलते थे तब वो लोग हार कर चले जाते थे। और इस तरह से ये अपने आर्मी का बचाव करते थे, खुद का बचाव करते थे, अपने लीडर्स का बचाव करते थे। इसी को कहा जाता था गोरिल्ला वॉरफेयर। तो उन्होंने साउथ में ऐसा ही अपनाया। साउथ के जो मुगल्स थे काफ़ी हम कहेंगे कि काफ़ी ताकतवर थे, काफ़ी एफिशिएंट थे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि यहाँ पर आमने सामने लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा, हमें गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पर दुश्मनों को चकमा देकर हम बच सकते हैं, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है। अगर बचेंगे तभी तो आगे लड़ाई करेंगे, अगर मर जाएंगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से करके एक सिस्टमेटिक, एफिशिएंट और डेमोक्रेटिक रिजाइन बनाया और अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया साउथ में। ठीक है, और उनका जो नोबल कैरेक्टर था, नोबल कैरेक्टर मतलब बहुत अच्छा कैरेक्टर था शिवाजी का। काफ़ी जनरस पॉलिसीज़, लोगों के लिए वो काम करना चाहते थे, लोगों को खुशियाँ देना चाहते थे, लोगों के लिए वेलफेयर का काम करना चाहते थे। ये सारी चीज़ें उनकी पॉलिसीज़ में मौजूद थी। आफ्टर छत्रपति शिवाजी, शिवाजी's grandson Shahuji was imprisoned by Aurangzeb. After 1707 AD, when Shahuji was released, an inheritance conflict broke out between him and his aunt Tarabai. ठीक है, अब छत्रपति शिवाजी के जो ग्रैंडसन होते हैं, जब उनके बेटे होते हैं शाहू जी, उनको औरंगजेब पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से लड़ाइयाँ चली आती हैं, 3 पीढ़ी से लड़ाइयाँ चली आती हैं कि छत्रपति शिवाजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मुगल्स जो है, मुस्लिम जो है हमारे राज्य में आए। तो इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ चलती थी और 3 जनरेशन तक ये लड़ाइयाँ चलती रही। अब होता ऐसा है कि वो धोखे से शाहू जी, जो शिवाजी के ग्रैंडसन होते हैं, उनके बेटे के बेटे होते हैं, उनको ये पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। ठीक है, और 1707 में उनको छोड़ दिया जाता है। जब वो छूटकर अपने घर वापस आते हैं तो फिर एक अंदर ही अंदर उनकी फैमिली में ही तकलीफ हो जाती है। उनकी जो आंटी होती हैं, यानी उनकी जो काकी होती है ताराबाई, उनके साथ उनकी लड़ाई हो जाती है इस मामले के लिए कि अब राजा कौन बनेगा। ठीक है, शाहू जी चाह रहे थे कि वो थ्रोन पर बैठे, लेकिन उनकी आंटी चाह रही थी कि उनका बेटा बैठे, और इसी के लिए इसी बीच को लेकर उनके बीच में लड़ाई होती थी। नाउ पेशवा बालाजी विश्वनाथ एसोसिएटेड विद शाहू जी हेल्प्ड हिम इन हिज कॉन्क्वेस्ट। पेशवा प्रैक्टिस बिगेन इन द मराठा किंगडम फ्रॉम हिज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो होते हैं वो शाहू जी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इस काम में, और ये सब जो है काफ़ी टाइम से चल रहा था मराठास किंगडम में। Balaji Vishwanath was the first Peshwa, and he developed Maratha kingdom and took all the powers in his hand. In 1720 AD, when he died, his son Baji Rao first became the Peshwa. ठीक है, पेशवा भी जो है वो भी काफ़ी मराठा किंगडम्स में आते हैं, अपना स्थापित करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनका कोई विरोध नहीं होता है, वो आ जाते हैं और फर्स्ट पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से पूरा पावर अपने हाथ में लिया, लोगों के लिए अच्छे काम किए, कई चीज़ें उन्होंने बनवाई लोगों के लिए। ठीक है, स्कूल्स है, रेस्ट हाउस है, कुएं हैं और इरिगेशन सिस्टम है, काफ़ी कुछ उन्होंने अच्छा बना दिया था। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी डेथ के बाद बाजीराव फर्स्ट आते हैं और वो पेशवा के राजा बनते हैं। बाजीराव फर्स्ट कैसे होते हैं? ही वॉज स्किल्ड वॉरियर एंड श्रेव्ड पॉलिटिशियन। ठीक है, स्किल्ड वॉरियर यानी उनको लड़ाई करना बहुत ही अच्छी तरह से आता था, बहुत ही माहिर थे वो लड़ाई करने में, लेकिन बहुत ही खराब पॉलिटिशियन थे। श्रेव्ड मतलब अच्छे पॉलिटिशियन नहीं थे। ही मर्ज्ड मैनी मुगल टेरिटरीज इनटू द मराठा एम्पायर एंड एक्सपांडेड द मराठा स्टेट। He conquered Malwa, Gujarat and Bundelkhand. Not only this, he defeated the Nizam of Hyderabad also. He transformed Maharashtra into a great Maratha empire. ठीक है, यहाँ पर वो मुगल की मदद से उन्होंने मुगलों की भी मदद ली और मराठा किंगडम को धीरे धीरे बढ़ाते गए। और बढ़ाने में उन्होंने क्या क्या जीता था? मालवा नाम की जगह जीती, गुजरात को जीत लिया, बुंदेलखंड को जीत लिया। न सिर्फ यहाँ, लेकिन वो साउथ में भी चले जाते हैं, हैदराबाद को भी जीत लेते हैं, और वो पूरी एरिया को उन्होंने नाम दे दिया मराठा एम्पायर। ओके, आफ्टर हिज डेथ इन 1740 AD, his son Balaji Bajirao became the Peshwa. He achieved victories from Bengal to Mysore. अब उनका बेटा, जब उनकी डेथ हो जाती है, उनका बेटा आता है बालाजी बाजीराव और वो पेशवा बन जाता है, और यहाँ पर बंगाल से लेके मैसूर तक वो भी लड़ाई करता है, और इस तरह से उनके हाथ में बहुत बड़ी सत्ता आ जाती है मराठा एम्पायर की।
Iran's Ahmad Shah Abdali invaded India in 1761 AD. The third battle of Panipat took place between the Marathas and the Ahmad Shah Abdali, in which Marathas were defeated, and Baji Rao died after hearing the traumatic news. This war weakened the Marathas and as a result British power rose in India. अब यहाँ पर क्या होता है कि ईरान से आए होते हैं अहमद शाह, ठीक है, ठीक है। तो अहमद शाह ने आकर इंडिया पर हमला कर दिया 1761 में, और फिर काफ़ी लड़ाइयाँ की। थर्ड बैटल होता है पानीपत के बीच में, जहाँ पर मराठा और अहमद इनके बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पर मराठास हार जाते हैं। बालाजी बाजीराव की डेथ हो जाती है। काफ़ी खराब न्यूज़ सुनने की वजह से उनको जब सुनाई देता है कि मराठास जो है अहमद शाह के आर्मी के आगे काफ़ी ढीली पड़ रही है, उनका बेटा मर गया, उनका ग्रैंडसन मर गया, उनके कोई ना कोई उनके रिलेटिव्स मर जाते थे। तो ये सारी न्यूज़ सुनकर बालाजी राव जो है वो काफ़ी वीक हो चुके थे और लास्ट में उनको अटैक आ जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद पूरा जो मराठा एम्पायर था वो काफ़ी वीक हो जाता है, क्योंकि एक बालाजी बाजीराव ही ऐसे आदमी थे जो काफ़ी पावरफुल थे और उन्होंने पूरी सत्ता को काफ़ी मजबूती से पकड़ के रखा था, बहुत ही अच्छी तरह से उसको हैंडल करते थे। लेकिन जब हैंडल करने वाले की ही डेथ हो जाती है तो वहाँ पर मराठास वीक पड़ गए और ये सारी सत्ता जो है वो चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास, और अब जो है ब्रिटिशर्स यहाँ के राजा हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने अपनी मनमानी यहाँ पर शुरू कर दी और इस तरह से मराठा रूल ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इस तरह से ये आपका लेसन भी ख़त्म हो जाता है। अब आपको इसे पढ़ना है और हम मिलेंगे